टीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का विज्ञान का पाठ 2 प्राणियों में पोषण। बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। कुछ ही पौधे हैं जिनमें स्वपोषण नहीं पाया जाता है, बाकी अधिकतर पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। प्राणियों में स्वपोषण नहीं पाया जाता है। प्राणियों में जो है भोजन के लिए ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या तो डायरेक्ट ही, जैसे हम पशुओं में देखते हैं तो डायरेक्ट ही ये पौधों को खाते हैं, या मानवों को देखें तो ये एक तरह से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि हम जो भी गेहूँ बाजरा जो भी खाते हैं वो पादपों से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो हम सभी पादपों पर निर्भर रहते हैं। भोजन को हमारे शरीर में 2 विधि होती हैं। भोजन को ग्रहण करते हैं हम, और फिर शरीर में उपयोग करते हैं। भोजन को ग्रहण करना कहलाता है अंतर्ग्रहण, और शरीर में उपयोग करना उसका वो कहलाता है पाचन। तो बच्चों, अब हम देखें पाचन में एक तरह से देखें तो भोजन के जो बड़े अणु हैं वो छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। अब बच्चों हम देखें जैसे खाद्य अंतर्ग्रहण की, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है लेना। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न जंतुओं में अलग अलग से क्या क्या विधि हैं। जैसे मच्छर है वो चूसता है, खून को चूसता है। मधुमक्खी है वो मकरंद को चूसती है फूलों से, और मरमर पक्षी है वो भी फूलों से चूसण का काम करता है। अब और देखें, एक बच्चों के अपने किताब में ही एक कोष्टक बना हुआ है, उसमें देखें हम स्टारफिश जो तारा मछली होती है वो किस प्रकार से अंतर्ग्रहण करती है। वो ऐसे जीवों को खाती है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। उनको क्या करती है, वो कवच को खोलती है और अपने आमाशय को बाहर निकालती है और उनके कोमल अंगों को खाती है। फिर उनका धीरे धीरे ये पाचन करती है जो कोमल अंग किसी जीव के खाए हैं, और आमाशय को वापस अपने शरीर में ले लेती है। इस प्रकार से स्टारफिश या तारा मछली है वो अपना पाचन करती है। अब हम देखें बच्चों, मानव की बात करें कि मानव जो मनुष्य है, मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है, उसके कौन कौन से अंगों में शुरुआत होती है, तो कौन कौन क्या मिलकर पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र में एक तो आती है हमारी आहार नाल। आहार नाल के हिस्सों में आते हैं हमारे एक हिस्सा, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत जिसको छोटी आंत बोलते हैं, बृहदांत बड़ी आंत, मलद्वार अथवा गुदा। साथ में इसमें आती हैं कुछ पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां मुख्य, जिसमें लार ग्रंथि ये पाई जाती है मुख गुहा में। यकृत हमारे शरीर के दाहिनी ओर पाया जाता है। अग्नाशय ये हमारी छोटी आंत के या आमाशय के नीचे पाया जाता है। ये सभी पाचक रस स्रावित करते हैं। तो इन पाचक ग्रंथियों को और हमारे जो मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलद्वार, इनको सबको मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो हम बच्चों एक एक करके सबको पढ़ें। सबसे पहले मैं देखूं मुख गुहिका। मुख गुहिका में मुख या मुख गुहिका में क्या क्या है। जैसे बच्चों हम सभी जानते हैं मुख में क्या है। मुख द्वारा हमारे मानव में अंतर्ग्रहण किया जाता है। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन लिया जाता है इसमें। और इसमें बच्चों क्या होता है, जो दांत होते हैं वो चबाने का, और जो भोजन के ठोस टुकड़े होते हैं उनको ये पीसने का काम करते हैं। चबाने का और पीसने का काम कौन करते हैं, दांत करते हैं। दांत बच्चों आप देखोगे ध्यान से, किताब में भी चित्र बना हुआ है। दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये मसूड़ों के बीच एक गड्ढा होता है या गर्तिका होती है, उसमें धंसे रहते हैं। और 4 प्रकार के दांतों में हम देखें बच्चों कौन कौन से दांत होते हैं। एक तो है कृंतक, एक है रदनक, एक है अग्रचवर्णक, एक है चवर्णक। इस प्रकार से दोबारा से सुने, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चर्वणक। ये 4 प्रकार के दांत हमारे उसमें मनुष्य के पाए जाते हैं। अब ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में दोनों में दांतों की संख्या समान होती है, और दोनों का टोटल जैसा आप जानते हैं बच्चों कितना होता है, दांतों का टोटल 32। ऊपर के जबड़े में 16 होते हैं और नीचे के जबड़े में भी 16 होते हैं। ऊपर के जबड़े में कृंतक दांत 4 पाए जाते हैं, रदनक दांत 2 पाए जाते हैं, अग्रचवर्णक दांत 4 पाए जाते हैं, चवर्णक दांत 6 पाए जाते हैं। बच्चों इनका कार्य देखें हम एक बार।
जो कृंतक दांत हैं वो काटने का और छेदन करने का काम करते हैं, काटने का और जैसे सुई करती है दंशन का काम, तो कर्तन एवं दंशन का काम करते हैं कृंतक दांत। रदनक दांत होते हैं वो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक जिनको हम दाढ़ बोलते हैं वो चबाने और पीसने का काम करती हैं। बच्चों मुंह में ही हम देखें ये जो दांत हैं ये कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, आपने सुना होगा दांत खराब हो गए। ये कब हो जाते हैं? जब हम भोजन या मिठाइयाँ खाते हैं तो क्या है कभी कभी हम कुल्ला या ब्रश नहीं करते हैं, फिर इनमें क्या है बच्चों, जो भोजन के कारण क्या है, जो हमारे दांतों में भोजन फंस जाता है उसके कारण इनमें जीवाणु हो जाते हैं। और जीवाणु क्या करते हैं, जो हमारे दांतों या उसमें उनकी गुहाओं में जो भोजन छुपा हुआ है, भोजन को ये जो भोजन में शर्करा है वो जीवाणु क्या करते हैं उसको अम्ल में बदल देते हैं। जब अम्ल में बदल देते हैं तो बच्चों अम्ल आपने देखा होगा बच्चों, इनसे तेजाब वगैरह जो आपने नॉर्मल यूज़ में देखा होगा, ये किसी भी स्थान पर डाल दें तो उसको नष्ट कर देते हैं, तो ये हमारे दांतों को नष्ट करने लग जाते हैं। जब दांत नष्ट होने लग जाते हैं तो इसको बोलते हैं दंत क्षति। क्षति का मतलब नाश होना, दंत क्षति। तो इससे बचाव के लिए बच्चों हमको करना चाहिए नियमित रूप से दिन में 2 या 3 बार ब्रश या कुल्ला, मतलब जब भी खाना खाएं उसके बाद ब्रश या कुल्ला हमको अवश्य करना चाहिए। एक चीज़ और देखें बच्चों इसमें ही, जो हमारे जब बचपन होता है, शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत के 8 वर्ष तक जो दांतें आते हैं उनको दूध के दांत बोलते हैं। 8 वर्ष तक, 8 वर्ष के बाद ये दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। 8 वर्ष तक ये दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके 8 वर्ष के बाद हमारे मानव में स्थायी दांत आते हैं। स्थायी दांत जो हमारे बड़ों में आते हैं वो स्थायी दांत, मतलब जो गिरते नहीं हैं वो स्थायी दांत कहलाते हैं। और ये जीवन भर मतलब इसका मतलब वृद्धावस्था तक ये दांत हमारे रहते हैं। एक बच्चों मुंह में ही बात करें तो मुंह में आपने देखा होगा लार आती है लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है। ये लार क्या करती है बच्चों, जो हमारे शरीर, जो हमारे भोजन में मंड या हम जो कार्बोहाइड्रेट लिया है बच्चों, उसको शर्करा मतलब थोड़ा सा मीठा पदार्थ उसमें बदल देती है। इसका परीक्षण हम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे हमने क्लास 6 में किया था या पहले पाठ में किया था, जब हमने प्रकाश संश्लेषण में देखा था कि पत्तियों ने कार्बोहाइड्रेट बनाए, हमने आयोडीन परीक्षण किया था। तो इसका भी हम आयोडीन परीक्षण कर सकते हैं। इसमें शर्करा का निर्माण हो गया है। हम सिंपल चावल, जो उबले चावल हैं वो लेते हैं, और एक बार जो हमने मुंह में चावल खाए हुए हैं, लार जिनमें मिली हुई है वो चावल लेते हैं। तो जिनमें लार मिली हुई है उन चावलों को खाने पर उनमें शर्करा मिल जाती है, तो वो आयोडीन परीक्षण देते हैं। और जो भी शर्करा आयोडीन परीक्षण देती है तो वो आयोडीन परीक्षण के कारण या तो काला रंग देती है या नीला रंग देती है, या तो काला रंग देती है या नीला रंग देती है। तो बच्चों जैसे मैं एक बात कर रहा था कि हमारे दांतों की व्यवस्था किस प्रकार होती है, एक बार दांतों की व्यवस्था आप देख लो थोड़ा सा। यहाँ पर दांतों की कैसी व्यवस्था है, इस प्रकार के दांत हमारे पाए जाते हैं। कृंतक दांत हैं, ये एक जबड़े का चित्र है, या तो ऊपरी जबड़े का है या नीचे जबड़े का है। कृंतक हैं, ये रदनक हैं, अग्र चवर्णक हैं, और सबसे लास्ट में चवर्णक दांत ये हैं। तो इस प्रकार से ये हैं। और एक बच्चों ये देख लें हम, जैसे हमारे पाचन तंत्र का जो फोटो है वो देख लें एक बार से, इसमें कि जो हमारी मुख गोयिका है वो शुरू में है। इसमें ही लाला ग्रंथि, ये लार ग्रंथि ही है, एक तरह से लार ग्रंथि इसमें होती हैं। और इसके बाद एक नलिका नुमा संरचना होती है, इसमें ये ग्रसिका होती है, ये खुलती है आमाशय में। इस प्रकार से जे की आकार की समान संरचना, जो सबसे बड़ा अंग है पाचन तंत्र में वो आमाशय है, वो ये है। इसके बाद में आमाशय खुलता है क्षुद्रांत या छोटी आंत में, कुंडलित नुमा संरचना होती है, अत्यधिक कुंडलित नुमा, इसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र बोलते हैं। इसके बाद क्षुद्रांत खुलती है बड़ी आंत में, या इसको बृहदांत्र बोलते हैं, ये बृहदांत्र है। और जो 3 ग्रंथियों की मैंने बात करी थी, एक तो है यकृत, वो यहाँ पर है दाहिने हिस्से में, ये यकृत है। और एक मैंने बात करी थी पित्ताशय, जो यकृत से ही लगा हुआ होता है, जिसमें पित्तरस रहता है, वो पित्ताशय है यहीं पे। और छोटी आंत जहाँ रहती है वहीं से लगा हुआ एक ग्रंथि रहती है, वो आग्नाशय, जो मैंने बात करी थी। और लार ग्रंथियों की मैंने बात कर दी, वो तो मुंह में लार ग्रंथि रहती हैं। तो ये बच्चों चित्र को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, किताब से आपको पढ़ना ही है, इन नोट्सों की सहायता भी लेनी है। ठीक है, दोबारा से आते हैं हम। तो अब आते हैं हम जो मुख गोयिका में ही होती है जीभ,
जीभ क्या काम करती है? जीभ का काम होता है बच्चों बोलना, जीभ की सहायता से ही बोलते हैं। भोजन में लार मिलाना, ये भी जीभ की सहायता से होता है। जीभ की सहायता से हम निगल सकते हैं और जीभ की सहायता से ही इस पर स्वाद इकलिकाएँ पाई जाती हैं, इसके कारण इस पर स्वाद का ज्ञान भी होता है। जीभ का जैसे चित्र मैं बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा बना हूँ इस प्रकार से, तो जीभ का चित्र इस प्रकार से ये है, इस प्रकार किताब में भी हालांकि बना हुआ है। इसमें अग्रभाग में यहाँ पर हमको मीठे का ज्ञान होगा। यहाँ पर किसका ज्ञान होगा बच्चों? मीठे का। और यहाँ वाले हिस्से में जो आगे का पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर तुमको ज्ञान होगा बच्चों खट्टे का। और सबसे पीछे जो है यहाँ पर लगभग सबसे यहाँ पर ज्ञान होगा बच्चों आपको कड़वे का। और जो ये साइड वाली जगह हैं, इनमें ज्ञान होगा आपको नमकीन का। किसका ज्ञान होगा बच्चों? नमकीन का। ये जीभ का है। तो अग्रभाग में मीठे का और अग्र से पीछे के हिस्से में खट्टे का, सबसे लास्ट में सबसे बाद में कड़वे का, और नमकीन का बगल में या पार्श्व में नमकीन का ज्ञान होता है। अब आ जाते हैं हम भोजन नली या ग्रसिका पे, जो हमने पाइपनुमा संरचना अभी देखी थी बच्चों उसमें। तो मैं इसको चित्र को बार बार यहीं रख लूँगा जो तुम्हारी हेल्प के लिए मैं बता सकूँ। ग्रसिका जो ये है बच्चों, तो ये जो है वो गले और वक्ष मतलब छाती इसके ये यहाँ पे रहती है। और इसमें क्या होता है बच्चों? संकुचन होते हैं। संकुचन का मतलब एक तरह से इस प्रकार की क्रमाकुंचन की गति होती है। संकुचन ये भोजन को नीचे लेने का काम करती है। ये क्या काम करती है? भोजन को नीचे लेने का काम करती है। लेकिन क्या है बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा हमारा आमाशय है भोजन को स्वीकार नहीं करता है, तो हमें उल्टी हो जाती है। तो उल्टी हो जाती है उस समय क्या होता है? इस ग्रसिका में से भोजन है वो वापस हमारे मुख की ओर आ जाता है। ग्रसिका में से भोजन हमारे वापस मुख की ओर आ जाता है। अब हम अगला देखें बच्चों, ग्रसिका कहाँ खुलती है? आमाशय में। आमाशय में आते हैं। आमाशय में ये मोटी भित्ति का जो ये है थैलीनुमा ये संरचना होती है और ये चपटे आकार की रहती है और ये जे आकार की, चपटी और जे आकार जो अंग्रेजी में जे अक्षर होता है उसके आकार की होती है। ये सबसे चौड़ा भाग है हमारे पाचन ग्रंथि का। पाचन जो तंत्र है उसका सबसे चौड़ा भाग होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक बार देखें। इसके अंदर श्लेष्मा की एक मोटी परत होती है, वो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे बच्चों आप कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा कुछ मांसाहारी, कुछ हमारे जो मानव हैं मांस खाते हैं, तो हमारा मांस क्यों नहीं पचता है? उनका मांस पच जाता है। जो दूसरे जंतु का वो खाते हैं वो इसलिए पच जाता है कि हमारे आमाशय में श्लेष्मा की मोटी परत होती है। और दूसरी चीज़ श्लेष्मा इसमें पाया जाता है, आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल क्या काम करता है बच्चों? ये जीवाणु जो भोजन में बाय द वे चले जाते हैं उनको मारने का काम करता है, और जो हमारे भोजन के कठोर पदार्थ होते हैं उनके पाचन का काम करता है। और ये जो भोजन का जो अम्लीय माध्यम है उसको प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, क्योंकि आमाशय में पाचक रस पाए जाते हैं वो अम्लीय माध्यम में ही काम करते हैं, तो वो अम्लीय माध्यम में इस प्रकार से काम करते हैं। एक किताब में थोड़ा बॉक्स में एक संरचना एक बात लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा उसको आपको। 1822 में एक बार क्या हुआ था बच्चों, एक व्यक्ति था अमेरिका में एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसको गोली लग गई थी। तो वो गोली लगने के कारण क्या है, वो विलियम ब्यूमोंट एक डॉक्टर थे, अमेरिकी डॉक्टर, उनके पास आता है विलियम ब्यूमोंट। तो उन्होंने उस पर क्या किया था, उन्होंने उसके घाव को भर दिया था। जो घाव लगा था, जो गोली लगी थी आमाशय पे लगी थी, आमाशय के ने तो आमाशय को पार करते हुए लगी थी, तो उन्होंने उस घाव को भर दिया था। तो लेकिन वो घाव क्या है, थोड़ा सा उसमें छेद रह गया था जो पट्टी उन्होंने भरी थी। तो उस पट्टी में से जब उन्होंने झांक के देखा उस छिद्र में से, तो देखा कि जो आमाशय है उसमें तरल कोई लिक्विड पदार्थ का स्रावण हो रहा है। तो उससे उसने देखा, जो ये विलियम ब्यूमेंट थे, डॉक्टर थे ये, तो इन्होंने देखा कि उससे जो ये तरल है वो भोजन का पाचन कर रहा है, और जब भोजन पचता है तो वो क्षुद्रांत या छोटी आंत में जा रहा है। वो भोजन उसके बाद में जाता है छोटी आंत में, जब यहाँ पर भोजन पच जाता है उसके बाद ही छोटी आंत में जा रहा है। ऐसा देखा था विलियम ब्यूमेंट ने। अब बच्चों आते हैं अगली हम चौथी संरचना पे, इस पे हमारी आहार नालिका पे। चौथी संरचना है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत बच्चों देखें, अत्यधिक कुंडलित और अत्यधिक लंबी, 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना रहती है। जैसे हमने बच्चों यहाँ पे देखा था, ये वाली संरचना है, यहाँ से शुरू होके ये वाली संरचना क्षुद्रांत है। ये वाली संरचना इतनी बच्चों, ये जो कुंडलित संरचना है ये क्षुद्रांत है। ये
इतनी कुंडलित है कि ये कहलाती छोटी आंत है, लेकिन बड़ी आंत से लंबी होती है। क्यों? लंबाई बड़ी आंत की तो करीबन 1.5 मीटर ही होती है और छोटी आंत की लंबाई होती है करीबन 7.5 मीटर। छोटी आंत और बड़ी आंत, तो इसमें छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पतली होती है, इसका व्यास कम होता है, इसका व्यास कम होता है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत में जैसे बच्चों हमने देखा यहाँ पे चित्र में, दोबारा से एक बार मैं बार यहाँ पे यकृत, जो यकृत से पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है वो, और अग्नाशय से अग्नाशय रस इकट्ठा होता है वो, दोनों ही सहपित्त वाहिनी आगे क्लास में आएगा, तो आप तो यूँ ही ध्यान रख लो, अग्नाशय से अग्नाशय रस और यकृत से पित्तरस जो है वो छोटी आंत में या क्षुद्रांत में आके इकट्ठा होता है। अब बच्चों आगे हम देखें तो थोड़ा सा हम पढ़ें कि यकृत क्या है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग का हमारे पेट के दाहिनी ऊपरी भाग में, कहाँ पे? राइट साइड में, दाहिनी ऊपरी भाग में ये स्थित होता है यकृत। और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्तरस स्रावित करती है, और पित्तरस किस में इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। किस में इकट्ठा होता है बच्चों? पित्ताशय में। ये अस्थायी रूप से इकट्ठा होता है इसमें, क्योंकि बनता तो यकृत में है और पित्ताशय में अस्थायी रूप से होता है। अस्थायी रूप से मतलब इसको छोटी आंत में जाना होता है। और ये क्या काम करता है पित्तरस बच्चों? ये वसा का पाचन करता है। वसा किसे कहते हैं? जैसे हम क्लास 6 में पढ़े हुए थे, चिकने पदार्थों को वसा बोलते हैं, घी तेल इनको वसा बोलते हैं, इनका पाचन करता है। अब बच्चों हम देखें, जो अग्नाशय हमने देखी थी, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है। देखो बच्चों, आमाशय ये रहा, आमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय ये रही, आमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय ये रही। ठीक है बच्चों, आमाशय के ठीक नीचे ये पाई जाती है और इससे अग्नाशय रस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन का काम करता है और इनको सरल रूप में बदल देता है, इनको सरल रूप में। अब हम छोटी आंत में देखें तो छोटी आंत में लगभग सारा पाचन हो जाता है। सारा जो पदार्थ आता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सब छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। तो हम एक बार देखें कि ये छोटे छोटे अणु उनके होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु होता है ग्लूकोज, उसमें टूट जाता है। वसा टूटता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्लों में, ये सबसे छोटे रूप में। अब क्या होता है बच्चों? क्षुद्रांत में अब होगा अवशोषण। क्षुद्रांत की दीवार या छोटी आंत की दीवार में क्या होती हैं बच्चों? काफ़ी सारी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। रुधिर वाहिकाएँ मतलब इनमें रुधिर रहता है। अब रुधिर उस जो पचे हुए भोजन है उसका क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। और इसमें एक संरचना और पाई जाती है, इनमें छोटी आंत में ही दीर्घरोम या रसांकुर पाए जाते हैं। ये बालों के समान संरचनाएं होती हैं। ये क्या काम करती हैं बच्चों? पाचन का क्षेत्र बढ़ा देती हैं, पाचन का क्षेत्र बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होता है? और ज़्यादा पाचन हो सके। और जो ये पचा हुआ भोजन है जो रुधिर वाहिकाओं से अवशोषण होकर गया है, वो शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। और विभिन्न भागों में जाके फिर क्या होता है बच्चों? फिर ये होता है उससे जटिल पदार्थ बनते हैं। फिर बनते हैं उससे जटिल पदार्थ। जाता सरल पदार्थों में है, फिर बनते हैं जटिल पदार्थ। अब जटिल पदार्थ, सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनने की क्रिया को स्वांगीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। पहले हमने देखा था पाचन में क्या हुआ था कि जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ बने थे, और स्वांगीकरण की प्रक्रिया में क्या हुआ है? सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बने हैं। ये है। अब देखें हम लास्ट पार्ट देखें इसका, बृहदांत्र या बड़ी आंत। बड़ी आंत बच्चों यहाँ पे एक बार चित्र में मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा। यहाँ से ये बड़ी आंत है, यहाँ से ये बड़ी आंत है, ये वाली ये बड़ी आंत हो गई है। ये गोदाम में यहाँ पे खुलती है। अब यहाँ पे हम बड़ी आंत को देखें। बृहदांत में ये क्षुद्रांत से चौड़ी होती है, मैंने पहली बात करी थी, और ये चौड़ी होती है और ये लगभग 1.5 मीटर तक लंबी होती है। इसमें क्या होता है? जल और लवणों का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? जल और लवणों का अवशोषण होता है इसमें। अब देखें हम बच्चों, तो जल और लवणों का अगर अवशोषण नहीं होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? तब हो जाएंगे दस्त। तो दस्तों में देखें बच्चों क्या होता है, कभी कभी दस्तों में पतले मल बार बार जाते हैं।
ये स्थिति है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें शरीर में जल और लवण की मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। इसके उपचार के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब हमें जीवन रक्षक घोल या ORS या नमक चीनी का घोल है वो पिलाया जाता है। हाँ, अब हम देखें बच्चों, इसमें जो मानव का पोषण है उसको हम बांटें कितने भागों में, मुख्य भाग कौन से हैं और टोटल भाग कितने हैं। तो सबसे पहले जब हमने शुरुआत करी थी भोजन की वो मानव में चबाने से शुरू करी थी, अर्थात इसको विधि को हमने बोला था अंतर्ग्रहण। उसके बाद में ये मुंह में हुई थी। पाचन का प्रक्रम हुआ था हमारे आमाशय में और छोटी आंत में हुआ था। अवशोषण का प्रक्रम हुआ था हमारा ये पाचन का ये छोटी आंत में, छोटी आंत और बड़ी आंत में हुआ था। स्वांगीकरण का हुआ था हमारे शरीर में, और निष्कासन का हुआ था, अपचित भोजन था वो गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, वो निष्कासन। अर्थात हम देखें मानव पोषण में 5 चरण हैं मुख्य रूप से, भले आप 3 चरण ले लो, अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण, लेकिन टोटल चरण कितने हैं? 5। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अब देखो बच्चों, हमारे मनुष्यों के अतिरिक्त हम प्राणियों में और देखें तो घास खाने वाले जंतुओं में देखें, घास खाने वाले जंतुओं में किस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। तो बच्चों इनमें देखा होगा आपने, ये जुगाली करने वाले जानवर हैं जो मुंह को चलाते रहते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, एक बार में जल्दी खा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, खाकर आमाशय के प्रथम भाग जिसको बोलते हैं रूमन, उसमें एकत्रित कर लेते हैं और उसमें एकत्रित कर लेते हैं। फिर दोबारा से क्या करते हैं, ये इनके आमाशय के बच्चों 4 भाग होते हैं। जो रूमन में एकत्रित किया है, आमाशय का जो प्रथम भाग रूमन है जिसमें इन्होंने भोजन को एकत्रित किया है, इससे वापस ये अपने भोजन को मुख गुहा में लाते हैं। किस में लाते हैं बच्चों? मुख गुहा, जो मुंह है उसमें दोबारा से लाते हैं और फिर दोबारा से उसमें क्या करते हैं बच्चों, वही जुगाली चबाना करते हैं, जिसको रोमंथन भी बोलते हैं या जुगाली करना बोलते हैं। और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। एक बार दोबारा से देखें कि ये जो भोजन इन्होंने इकट्ठा किया है या एकत्रित किया है, आमाशय के प्रथम भाग जिसको रूमन बोलते हैं, उससे मुख गोयिका में दोबारा भोजन को लाते हैं, उसको चबाते हैं या जुगाली करते हैं या रोमंथन करते हैं, और ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। एक बार बच्चों मैं थोड़ा सा इसमें दिखाना चाहूँगा, एक जंतु है जिसमें देखो इस प्रकार से ये यहाँ से इन्होंने भोजन खाया, पहले ये जाकर इनके आमाशय के 4 भाग हैं। तो इस पहले भाग में ये हरा भाग जो है, अभी इन्होंने पाचन नहीं किया इसका, यहाँ पे एकत्रित कर लेते हैं। फिर दोबारा से ये क्या करते हैं, जब ये भोजन ख़त्म हो चुका होता है तब इस भोजन को वापस से लाते हैं और वापस से इस पर जुगाली करते हैं। बस इनमें आमाशय के 4 भाग हैं, बाकी का जो सिस्टम है वो हमारे जंतुओं के, जो हमारे मानव हैं या जंतुओं के समान ही होता है। और बच्चों अब देखें आगे, जो कुछ ये जानवर जो होते हैं इनमें सेलुलोज के पाचन के लिए जीवाणु पाए जाते हैं। सेलुलोज के पाचन के लिए जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे कि हिरन के लिए जो केवल घास खाते हैं, उनमें ये जीवाणु पाए जाते हैं। बच्चों इनमें जो जीवाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक बार देखें हम। तो देखो ये जो है, आप थोड़ा सा गौर करो बच्चों, ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम पर ये जो संरचना दी हुई है, ये वाली संरचना, ये अंधनाल कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अंधनाल। हालांकि मनुष्य में ये अवशेषी है, लेकिन इन प्राणियों में ये सक्रिय रूप से भाग लेती है और इसमें ही ये जीवाणु पाए जाते हैं अंधनाल में। जैसे घोड़ा, खरगोश, इनमें अंधनाल में ये जीवाणु पाए जाते हैं। कहाँ पर? क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं जीवाणु? सेलुलोज के पाचन करते हैं। अब बच्चों अब एक बार बात करें हम तो बड़े बड़े प्राणी, जंतु भी बड़े बड़े प्राणी, गाय भी बड़ी बड़ी, ये हिरन, घोड़ा, गाय, ये खरगोश सब बहुकोश की प्राणी हैं। लेकिन उनका क्या करें, जिनमें एक ही कोश का है, 2 ही कोश का होती हैं, तो उनमें पाचन का सिस्टम किस प्रकार से होता है बच्चों, ये देखें। एक कोश की प्राणी एक अमीबा है, उसमें हम देखें संभरण एवं पाचन किस तरह से वो अपना भोजन ग्रहण करता है और किस तरह से वो अपना पाचन करता है, तो उस चीज़ को देखें। एक बार मैं थोड़ा सा आपको अमीबा का फोटो दिखाना चाहूँगा। इसमें अमीबा इस प्रकार का प्राणी रहता है, एक कोश की, ये एक कोशिका है पूरी इसकी।
इसमें ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है ये, और इसमें एक केंद्रक पाया जाता है ये वाला, ये देख रहे हैं आप, मोटा मोटा सा ये सघन केंद्रक ये, और एक इसमें पाई जाती हैं धानियाँ। ये देखो बच्चों, ये धानियाँ पाई जाती हैं, ये धानियाँ पाई जाती हैं। ये क्या है, बुलबुले के समान संरचना होती है, ये देखो ये धानियाँ पाई जाती हैं। और ये एक क्या संरचना होती है, इसमें पादाभ पाए जाते हैं, ये इस प्रकार से, ये देखो ये पादाभ पाए जाते हैं। ये एक हो सकते हैं या अनेक हो सकते हैं, इस प्रकार से ये। और ये क्या है, अपनी स्थिति को लगातार आकृति और स्थिति को बदलता रहता है ना। अब ये पादाभ क्या काम करते हैं इसके, ये एक तो इसको गति चलने में सहायता करते हैं, पानी में जब ये चलता है तो चलने में सहायता करते हैं, एक इसको भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अब मैं इस फोटो से इसका पाचन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अमीबा है वो सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में काम में लेता है, तो इसको जो पादाभ हैं वो इसको घेर लेते हैं, घेर के जो पादाभ हैं फिर इसको खाद्य धानी में बदल देते हैं। ये देखो खाद्य धानी हो गई। खाद्य धानियों में क्या होता है बच्चों, फिर इसमें पाचक रस स्रावित होता है, इनमें पाचक रस स्रावित होकर भोजन सरल पदार्थों में बदल जाता है, और फिर इसका अवशोषण हो जाता है भोजन का। और ये भोजन का जब अवशोषण हो जाता है तो जो भोजन है, जो जैसे कि सभी जीवों में हम कहें कि भोजन की आवश्यकता क्यों है, तो सभी जीवों में, चाहे वो पौधा है चाहे वो जंतु है, सभी जीवों में भोजन की आवश्यकता इसलिए है, उसकी वृद्धि के लिए, रख रखाव के लिए, गुणन के लिए, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए और जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यकता होती है। और बिना पचा भोजन है, ये जो बिना पचा भोजन है, एक बार दोबारा से देखें, बिना पचा भोजन है, इसको ये यहाँ से खाद्य धानी को बाहर निकाल देता है, खाद्य धानी को बाहर निकाल देता है। अब बच्चों एक बार देखें इसमें कि मानव से तुलना करें हम अमीबा के उसकी, तो क्या तो समानता है और क्या असमानता है, कि मानव में भी यही चीज़ होती है और अमीबा में भी यही चीज़ होती है। देखो मानव से अगर तुलना करें कि समानता हम देखेंगे, समानता क्या है, पाचक रसों का स्राव इसमें भी होता है और मानव में भी होता है। और समानता देखें हम किस में के क्या समानता है, अवशोषण इसमें भी होता है और हम में भी होता है। भोजन को सरल पदार्थों में ये भी बदलता है और हम भी बदलते हैं। भोजन जो वृद्धि रख रखाव गुणन के लिए इसमें काम आता है, ऐसे ही मानव में काम आता है। असमानता देखो कि असमानता क्या है, अमीबा हमसे अलग कैसे है। अमीबा एक तो अलग है कि ये पादाभ होते हैं, इसमें हम में जो मानव है उसमें पादाभ से भोजन नहीं लिया जाता। खाद्य धानियाँ होती हैं, जो मनुष्य है उसमें खाद्य धानियाँ नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से हमने अंतर करा। और एक अंतर यूँ भी देख लो, अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है बिना पचा, और हमारे जो बिना पचा है वो गुदा द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब कुछ शब्द हैं, मैंने काफ़ी प्रश्नों का समावेश इसी पाठ में किया है, लेकिन कुछ शब्द हैं जैसे कुछ रह गए हैं, मैं उनको अलग से लेना चाह रहा हूँ जिनको आप समुचित अध्ययन कर सकें। एक है शब्द इसमें विटामिन, कि विटामिन क्या हैं। विटामिन की खोज एक वैज्ञानिक फंक ने करी थी, और हम देखें विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के संतुलित भोजन के लिए आवश्यक होते हैं। और ये विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले। विटामिन हमारे काफ़ी रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए विटामिनों का समावेश हमारे भोजन में होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि बकरी का दूध और गाय का दूध, उनमें से कौन सा हल्का रहता है। हल्के और भारी दूध से मतलब है कि गाय के दूध में वसा ज़्यादा रहती है और बकरी के दूध में वसा है वो कम रहती है। क्योंकि बकरी क्या है, अधिकतर आपने देखा होगा बिल्कुल ही चारे को काम में लेती है, केवल चारा ही चारा खाती है, हरा चारा खाती है। तो इसमें वसा की, जो इसके दूध में वसा की मात्रा है वो कम रहती है, इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा रहती है। अब एक चीज़ देखें कि ग्लूकोज ऊर्जा है वो तुरंत क्यों देता है, या डॉक्टर है वो ग्लूकोज की ड्रिप क्यों चढ़ाते हैं। जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पे देखा था, मैं आपको वहीं पे ला रहा हूँ समझाने की। जो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है वो ग्लूकोज है, अर्थात ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में सबसे जल्दी पाचन हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे ही कोई मरीज़ को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है या वो बेहोशी की अवस्था में होता है, तुरंत ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है उसके शरीर में ग्लूकोज का पाचन तुरंत हो जाता है, क्योंकि ये सबसे सरलतम रूप है। इसी प्रकार ड्रिप भी आती हैं ग्लूकोज की, तो उनको ड्रिपों में भी ग्लूकोज होता है तो उनको चढ़ा देते हैं। अब एक प्रश्न आया है इसमें, क्या हरी सब्जी खाकर हम जीवन भर जिंदा रह सकते हैं। हम क्योंकि सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते, तो हरी सब्जियों में सेलुलोज होता है, तो वो हम सलाद के रूप में ही ले सकते हैं। जीवन भर हमको ज़िंदा रहने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा
इनका समुचित मात्रा में प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ में ये सारी बातें हैं। तो अगला टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार बच्चों।